नजमुल साकिब साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। ये वॉर के डायनामिक्स तो बदल गए हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये जो हालिया अटैक इसराइल की जानिब से बरपरियत की गई है, अब हमें वाज़े तौर पर शायद ये लग रहा है कि ये रीजनल इशू था, जो कन्फ्लिक्ट था वो अब ग्लोबल लेवल पर जा रहा है? देखिए, दो बातें जो पिछले 2 घंटों में जो ख़बरें हम तक पहुंची हैं वो मेरे लिए और हम सब के लिए तशवीशनाक होनी चाहिए। पहली ख़बर ये है कि ईरान ने कहा है कि इज़राइल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। ये बात हमने नहीं सुनी जब कासिम सुलेमानी का यानी वो उसकी शहादत हुई इराक़ के एयरपोर्ट पे। ये बात मैंने नहीं सुनी जब इस्माइल हानिया जो हमास के थे उनको शहीद किया गया। ये बात मैं अब सुन रहा हूँ कि इज़राइल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, यानी हद पार कर दी है। और उसके साथ ही ये आता है कि अली खamenei को किसी महफूज मकाम पर भेज दिया गया है, उनको किसी महफूज जगह पे मुंतकिल कर दिया गया है। ये दो खबरें मेरे लिए तशवीशनाक क्यों हैं? मेरे लिए ये हैरानी की बात नहीं है, दुख और तकलीफ़ की बात है कि कासिम सुलेमानी के बाद फिर ये इस्माइल हानिया और अब जो है वो हसन नसरुल्लाह। बड़ी तकलीफ़ की बात है, बड़े दुख की बात है, लेकिन हैरानी की बात नहीं है। और इसका मैं पस मंज़र थोड़ा सा आपके लाखों नाजरीन को बताना चाहूँगा कि ये मेरे लिए हैरानी क्यों नहीं है। 7 अक्टूबर को पिछले साल जब हमास हमला करता है इज़राइल पे, तो 8 की सुबह को मेरे तक एक तफसीली ख़बर पहुंचती है और उसमें यह है कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर, उधर के डिफेंस मिनिस्टर और उधर के आर्मी चीफ एक ही बयान देते हैं, और वो बयान ये था कि इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर। जंग का लफ्ज़ जो है, देखिए हमास ने हमला किया, कुछ मिसाइल किए, तो उसमें यह था कि रिटेलिएशन करेंगे, हम इसका जवाब देंगे, ये एक तवील जंग होगी। तो मुझे तो 1 साल से ये सारी चीज़ें जो बाद में नज़र आ रही हैं ना, जो भी कुछ हो रहा है, मिसाल के तौर पे ये जो 3 H हैं आपके, उसमें ये जो हे से आप देखिए, इत्तफाक से हानिया भी हे ही है कि आपका जो हिजबुल्लाह है वो भी है, आपके जो हुतीज़ हैं वो भी है, आपका जो हमास है वो भी है, और ये हलाकत भी हे से हो रही है। और जहाँ तक कि इसका ताल्लुक़ है कि ये कहाँ तक बात चलेगी, बिल्कुल ख़त्म होगी कि नहीं, तो हनूज़ दिल्ली दूरस्त। ये कहने के बाद मैं 2-3 बातें यहाँ बुनियादी वजाहत के साथ करना चाहूँगा जी कि इज़राइल का जब ये कहना कि ये इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर, उसके पीछे उसका बिजनेस समझ लीजिए। मिसाल के तौर पे ये जो अभी हमला हुआ है, इसमें देखिए कि कई मंजिला इमारत है, और कई मंजिला इमारत के किसी बंकर में सबसे नीचे जो है वो ये हमारे जो है ये साथी ये वहाँ पे मौजूद थे और इनको वहाँ शहीद किया गया। तो इसकी बाकायदा फुटेज दिखाई जाती है कि देखिए, अगर आपने अपने दुश्मन पे हमला करना है तो ये देखिए, ये हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट ये आर्सेनल है, ये वाला बम है जो आप गिराएंगे तो ये अंदर तक जो है इसकी पेनिट्रेशन जो है वो होगी। एक तो बिजनेस का एंगल, दूसरा ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट, जो बहुत सारे हमारे मशरक़ वस्ता के जो माहिरीन हैं उनको ये पता है कि इजराइल का ये जो हमास का था, जिसके बारे में अभी भी है पता नहीं हम हमास को इंस्टिगेट कैसे किया गया, हमास ने अचानक क्यों किया गया। दुनिया ये देख रही थी कि सऊदी अरेबिया इजराइल को तस्लीम करने ही वाला है, अब्राहम अकॉर्ड जो है वो फैल रहे हैं, और वो बहुत अहम मीटिंग जो अमेरिका और यानी सऊदी अरेबिया की होनी थी वो होने वाली है, और ये होता है। दूसरी तरफ हमें पता लगता है कि इजराइल शायद इस चीज़ का कि उस पर हमला किया जाए, रेज़ा दख्त जिसको हम फ्रेंच में कहते हैं, वो एक वजह बनाना चाहता था, जो कि उसको मिल गई। अब ग्रेटर इजराइल की जब हम बात करते हैं तो उसमें गज़ा खाली करा दिया, मगरबी किनारा जो कि वेस्ट बैंक है उसको भी देख लिया, उसके बाद अब लबनान पे है, इससे पहले यमन में हमला हो चुका। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो कुछ भी ईरान से वाबस्ता है, जो कुछ भी उनके वो जो प्रॉक्सी वॉर जिसको आपने भी बोला ना कि वॉर की डायनामिक्स बदली हैं, ये प्रॉक्सी वॉर जो है ये अब खुल के सामने आ रही है, और अब हम रियल वॉर की तरफ जा रहे हैं। देखिए, प्रॉक्सी वॉर होती थी कि जी फलां ने फलां पे हमला किया, शायद किया हो, लेकिन मैं देखता हूं कि सदर रईसी का जो हेलीकॉप्टर है अजरबैजान से उड़ता है और उसके बाद समझ नहीं आती हुआ क्या है। फिर ये सारा कुछ जो है
तो ईरान का क्या, ईरान की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जब ईरान ये कहता है कि इसने, इजराइल ने हद क्रॉस कर दी है, रेड लाइन क्रॉस कर दी है, तो क्या वाकई वो मिसाइल जो 2022 में ईरान ने फीता नाप के बनाया था कि एक वक्त आएगा जब हम ये मिसाइल इजराइल पर फलां जगह पे गिराएंगे, और उसकी बाकायदा फुटेज और पूरी जो हिसाब किताब है वो हमने टीवी स्क्रीन पे देखा, क्या ये होने वाला है? दिल क्या चाहता है? दिल चाहता है कि हो जाए। तज्जिया क्या कहता है? तज्जिया ये कहता है कि अभी भी वो वक्त नहीं आया, अभी भी वो वक्त नहीं आया। जहां तक सिफारतकारी का ताल्लुक है उसको तो एक तरफ रखें, वो तो खत्म हो गई। जहां तक बातचीत करना, सियासी मामलात, ये वो एक तरफ हो गई। एक फैक्टर जो उसमें सबसे अहम है वो ये है कि ईरान अकेला है इस पूरी जंग में। ईरान के साथ मिडल ईस्ट में अगर आप देखें तो शायद तुर्की किसी वक्त पे, खास तौर पे कतर की कोई इतनी अहमियत नहीं है जब जंग की बारी आती है। तो ईरान का खौफ जो है वो इन तमाम बादशाहतों को काफी अरसे से है। तो ईरान को ये चीज टेक्निकली और स्ट्रेटेजिकली ये जंग सूट नहीं करती। लेकिन मैं तशवीश का फिर से इजहार करूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा कि क्या ईरान ने वाकई अली खamenei को अभी भेजा है किसी महफूज मकाम पे और ये कहा है कि रेड लाइन क्रॉस हो गई है? अल्लाह खैर करे, ये कुछ शवाहिद इतने अच्छे नहीं हैं मिडल ईस्ट के लिए और पूरी दुनिया के लिए। हाँ, नजमुल साकिब साहब, राव साहब जिस तरह कह रहे हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, बदनाम कौन हो रहा है और नाम किसका हो रहा है? देखिए, मैं आपके सामने 2-3 बयानात रखने लगा हूँ, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा बताने की, क्योंकि हमारे पास हमेशा वक्त कम होता है और वैसे भी राव साहब ज़्यादातर वक्त जो है वो ले लेते हैं। तो मैं जल्दी से 4-5 पॉइंट बताना चाहूँगा कि पीटीआई को इस वक्त क्या करना चाहिए। वो बड़े सोच समझ के मैंने बनाए। पहले 2-3 बयानात सुनते हैं और उससे भी पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मुज़ाकरात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से चूँकि नहीं हुए बावजूद, लिहाजा मुज़ाकरात को छोड़ दीजिए। हुकूमत से तो पीटीआई ने मुज़ाकरात करने नहीं है, लिहाजा सूरत यानी जलसों पे आई, जलसों से अब एहतजाज पे आई, एहतजाज से अब नेक्स्ट स्टेप है वो तहरीक का है। ठीक है। और वो हुकूमत मौका दे रही है या वो खुद चाहते हैं या वो जो मुक्तदरा है वो चाहती है, ये देखने की बात है। पहला बयान जो हमें आता है वो गंडापुर साहब का लहजा, उनकी बात करने का तरीका, उनका थ्रेटनिंग है। मुझे तो यकीन ही नहीं आता यार, ये मेरे एक बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े प्यारे सूबे के चीफ मिनिस्टर साहब हैं। देखिए, फर्क पड़ता है सिर्फ लहजे से, बात अच्छी बुरी नहीं होती। आप अपने लहजे को तो दुरुस्त कीजिए। अब आते हैं ये दो जो मैंने 3-4 दफ़ा देखा, यानी पंजाब की गवर्नमेंट के लोग और मुनून के लोग। मोहतरमा ये जो है, क्या बुखारी है इनका नाम राव साहब? अज़मा बुखारी, अज़मा के पता नहीं, उज़मा बुखारी, ये कहती हैं हमें अमन व अमान कायम करना आता है। पहला बयान। दूसरा, किसी ने सड़कें बंद करने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। भाई, सड़कें तो आपने खुद बंद की हैं, वो तो एहतजाज वाले तो बाद में आए थे, सड़कें तो आपने खुद बंद की हैं, तो इशारा किस तरफ था आपका? फिर ये कहना कि जी हमें अमनो अमान कायम करना आता है। बाबा, आप हुकूमत में हैं, आपने ही अमनो अमान कायम करना है, और आप बात करने की बजाय अमनो अमान कायम कर क्यों नहीं लेते? और वो मशहूर मारूफ फिक्रा जो उन्होंने, तलाल चौधरी साहब ने 2 दफ़ा बोला, ऐसी तैसी कर दी जाएगी, ऐसी तैसी कर देंगे। अब ये किसके बारे में बात हो रही है? ये कोई इजरायली या कोई यानी हिंदुस्तानी कोई वो जासूस है जो आया हुआ है, या उधर से कोई हमला हो गया और बहुत ज़्यादा मुसीबत पड़ गई है और आप दुश्मन की ऐसी तैसी कर रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि जी वो आराम से आए, अच्छे बच्चों की तरह बैठें, दूसरी तरफ आप इस तरह की कर रहे हैं। तो एक करने के बाद 4-5 क्विकली पॉइंट्स में बताऊंगा कि पीटीआई को इस वक्त क्या करना है। देखिए, किसी वजह से ये हुकूमत चली भी जाती है ना, तो एकदम से पीटीआई की कोई जगह ही नहीं बनती। लिहाजा पीटीआई को सबसे पहले ये देखना है कि नए इलेक्शन किस तरीके से कराए जाएं, इस पे सोचें। नंबर 2, जलसों और एहतजाज से क्या खान रिहा हो जाएगा, इस पे सोचें।
खान को रिहा करना है ना, तो जलसा या एहतजाज करने से पहले ये देखें कि अगर आपने 10 जलसे कर लिए, 15 एहतजाज कर लिए और वो तहरीक की शक्ल इख्तियार ना की, उसमें वकला भी ना आए और उसमें आपका जो अवाम है वो यानी वो जो कहते हैं ना जूक दर जूक नहीं आया, तो क्या होगा? तो आपने ये देखना है कि जलसे और एहतजाज से खान रिहा हो जाएगा। तीसरा, पार्टी के अंदरूनी खलफशार को जो पीटीआई के अंदर हिसाब किताब हैं उनको ठीक कीजिए, अपनी तंजीम की तरफ तवज्जो दीजिए, ये सोचना है। उसके बाद सूबों की बजाय आइडियाज का टकराव कीजिए। इमरान खान साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, दुनिया देखी है उन्होंने, उनको पता है कि आइडियाज टकराने चाहिए, सूबों को नहीं टकराना चाहिए आपस में, ये उन्होंने सोचना है। उसके बाद ये कि हुकूमत के पास भी एक ही मुल्क है ज़ौक और वो है पाकिस्तान।